हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली जीएसटी के बारे में जानकारी देना, जीएसटी के नियम के बारे में बताना। जीएसटी 2017 1 जुलाई को अप्लीकेबल किया गया था। आज तक पूरी तरह से लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी में कैसे क्या होगा, तो इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, किसको बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी काम चल सकता है। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है, इसके बारे में भी बताऊंगा। कितने टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल होता है, ये भी बताऊंगा। आईटीसी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहे, क्योंकि यह बहुत ही बारीकी और इम्पोर्टेंट है। आप पूरी तरह से स्टार्टिंग पीरियड से लेकर एंडिंग पीरियड तक सुने और देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल किया गया। इसमें कई अमेंडमेंट किए गए और कई तरह के रिटर्न फाइलिंग में भी अपडेट किया गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है कि किस तरह से क्या है क्या नहीं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप बारीकी से इसको सुने, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट तो ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्यापार और सेवा दोनों पर अप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा। अगर कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आप समझ लीजिए। अब रही बात हमारी कि जीएसटी का जब बिलिंग होता है तो बिलिंग होते के वक्त सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में कन्फ्यूजन मैक्सिमम लोगों को होता ही होता है। तो साधारण से भाषा में मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसी स्टेट में आपने प्रोडक्ट को सेल किया, ट्रेड किया, सर्विसेज दिया, उस बिल पे जो टैक्स लगाएंगे वो जितना भी परसेंटेज हो आपका, मान लिया कि 18% आपका टैक्स अप्लीकेबल होता है, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, यानी कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी के माध्यम से और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एसजीएसटी के माध्यम से। इस तरह से बिलिंग करेंगे। अब क्या अगर आपने उस स्टेट के अलावा इंटर स्टेट, यानी कि मान लिया कि आपने दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है और यूपी में आपने कोई मटेरियल को सप्लाई किया, वहां पर एक ही टैक्स लगेगा आईजीएसटी, यानी कि जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उससे दूसरे स्टेट में अगर कोई सप्लाई करते हैं, गुड्स का मूवमेंट करते हैं, उस सिचुएशन पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है विद इन स्टेट। जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपको 50-50% टैक्स का कंट्रीब्यूशन करके और उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करके बिल बनाया जाता है। और अगर इंटर स्टेट
मतलब जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा दूसरे स्टेट में आप किसी प्रकार का सप्लाई या मूवमेंट सर्विसेज देते हैं, उस सिचुएशन में IGST ओनली एप्लीकेबल होगा। और जितनी भी केंद्र शासित स्टेट है वहां पर UTGST एप्लीकेबल होता है। यानी आपके समझ में आ गया होगा, CGST, SGST, IGST और UTGST। UTGST स्पेशल आप ये समझ लो कि ये उसी स्टेट में लगेगा जो केंद्र शासित स्टेट है। तो ये आपका क्लियर हो गया, CGST, SGST, IGST और UTGST। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं GST रजिस्ट्रेशन किन व्यापारियों को लेना चाहिए। तो GST रजिस्ट्रेशन कारोबारी 40 लाख रुपए से ज्यादा तथा कुछ राज्यों में 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जिसके पास है, टर्नओवर का बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 40 और कुछ राज्यों में 20 लाख रुपए का टर्नओवर वाले को GST लेना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। तो आपने गौर करना है कि आपका 40 लाख रुपए टर्नओवर है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। कुछ राज्यों में जहां 20 लाख रुपए का लिमिट दे रखा है, वो 20 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर है तो GST लेना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए GST मैंडेटरी ही है, उसमें टर्नओवर को काउंट नहीं किया जाता। जैसे आप मान लो ई कॉमर्स का बिजनेस आपने किया है तो GST लेना होगा, वहां पर टर्नओवर काउंट नहीं किया जाता, वो मैंडेटरी है ही। आपको बिना GST का ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय अगर व्यवसाय कोई आप करते हैं वहां भी GST एप्लीकेबल होगा, बिना GST का आप व्यापार नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर टर्नओवर काउंट नहीं होता, यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको GST नंबर लेना ही पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में आपको GST का काउंटिंग नहीं करना है, आपको GST नंबर लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, 40 लाख में या 20 लाख के टर्नओवर में। अब GST रिटर्न फाइलिंग जो है उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। GST रिटर्न प्रत्येक मंथ की 11 तारीख तक फाइल होती है GSTR 1। प्रत्येक मंथ की GSTR 3 भी फाइल होती है 20 तारीख को। मतलब 11 तारीख को GSTR 1 और 20 तारीख की लास्ट डेट होती है GSTR 3B का। अब इसमें कुछ क्वार्टरली भी फाइलिंग होती है, तो जिनकी फाइलिंग क्वार्टरली होती है उनकी है 13 तारीख की GSTR 1 और 3 महीने में GSTR 3B। मतलब हर क्वार्टर के जो लास्ट वाली मंथ है उस मंथ में 20 तारीख तक आपको 3B फाइल करनी है। यानी कि मंथली वाले को पर मंथ 11 तारीख GSTR 1 और 20 तारीख GSTR 3B। क्वार्टरली वाले का प्रत्येक मंथ GSTR 1 13th को और लास्ट क्वार्टर
क्वार्टर की लास्ट वाले मंथ 3 महीने पे फाइल करने हैं GSTR 3 जो टैक्स की पे करते हैं पेमेंट वाली। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए GSTR 4 फाइल किए जाते हैं। GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम के लिए, और एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 9। तो इतने प्रकार के रिटर्न फाइलिंग होती है GST में, और जिनका टर्नओवर ज़्यादा है उनके लिए 9C भी अप्लीकेबल होता है। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इस पर आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? आप अगर व्यापार करते हैं या सर्विसेज लेते हैं या देते हैं, तो एक तो जिस पर आपने परचेज किया है, परचेज करने पर जो आपने टैक्स वहां पर दिया है, और जिस पार्टी से आपने खरीदा है वो पार्टी अपने यहाँ के GST पोर्टल पर उस बिल को अपलोड करता है। उस पे जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको आपके GST खाते में आ जाता है, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है, हमने कोई भी सामान को परचेज किया, परचेज करने पे हमने जो टैक्स पे किया है, जिस पार्टी को दिया है वो पार्टी अपने यहाँ GST पोर्टल पर उस बिल को अपलोड कर देता है, तो वो क्रेडिट हमारे GST पोर्टल पर आ जाता है। आ जाने के बाद उसे ही हम कहते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे वो सेवा के माध्यम से हो, यानी कि सर्विसेज के माध्यम से हो, या गुड्स के मूवमेंट के माध्यम से। तो ये होता है हमारा ITC इनपुट। इसी में फेक ITC, बहुत केसेज इसका आपके पास भी, अगर आपने GST ले रखा होगा तो आपके पास भी आया होगा, सेक्शन 74, 73, वो फेक ITC के लिए होता है। तो फेक ITC पे अगर आपने ITC है ही नहीं, ITC का आपने क्लेम किया है, या नॉन एग्जिस्ट पार्टी से आपने लिया है, सिर्फ वो बिल का मूवमेंट करता है, गुड्स का मूवमेंट नहीं करता, तो उस सिचुएशन में उसे फेक ITC कहते हैं, जिस पर कि पेनल्टी और फाइन भी लगता ही लगता है। और कंपोजिशन स्कीम के बारे में आप समझ लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक छोटे व्यापारी का टर्नओवर में काउंट किया जाता है, जिसके व्यवसाय में 1.5 करोड़ से लेकर के 75 लाख के टर्नओवर को काउंट किया जाता है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले को भी कंपोजिशन स्कीम में ले जाते हैं, और कई जगह पे 75 लाख के टर्नओवर को भी कंपोजिशन स्कीम में लेके जाते हैं। वो उस स्टेट पर निर्भर करता है जिसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तो 1.5 करोड़ हो या 75 लाख, इस प्रकार के जो भी व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यापारी के कैटेगरी में आते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम में चलते हैं। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स का जो दर होता है, वो दर होता है 1% से लेकर के 6% तक का। ये गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है। इसमें आपने जो परचेज किया है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपने टर्नओवर पर जो सरकार ने तय पैमाना रखा है 1% से लेकर 6% तक, वो टैक्स पे करेंगे। आपने खरीदा, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अब आपको ये कि कंपोजिशन स्कीम में अगर इस लेवल में आते हैं, छोटे व्यापारी में आते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम का GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरी बात एक और मैं बता देता हूं कि GST कंपोजिशन स्कीम को भी आप रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपका काम टर्नओवर बढ़ जाता है तो। ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम में आपने लिया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा रेगुलर में। और रेगुलर वाले के लिए मैं बता देता हूं, जो रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ले रखा है
उनको कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना सेल चाहे करे, परचेज चाहे करे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, रेगुलर वाले में ये चलेगा। तो मोटा मोटी मैंने समझाने का कोशिश किया है कि जीएसटी के क्या नियम है, कैसे इनपुट, कैसे जीएसटी का टैक्स है, ये सब सारी बातें मैंने बताया। अगर इसमें कुछ और जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे आपको क्लियर करूँगा। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह के अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।